हेलो बच्चों, वेलकम टू सिविल टेक पावर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरसीसी का आज मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की बात करूंगा। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको कल कराया था, उसी के आगे ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस आपको जानना होगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा ओल्डेस्ट मेथड है, ये क्या है, ओल्ड मेथड है, और हमारा लिमिट स्टेट मेथड न्यू मेथड है। यानी जब लिमिट स्टेट मेथड नहीं आया था उससे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड था। जो हमारे पूर्वज हैं, जो पूर्वज इंजीनियर थे, वो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अप्लाई करते थे। बट जब से लिमिट स्टेट मेथड आ गया तो इसी से सारी डिजाइनिंग की जाती है। बट पढ़ने को थ्योरी है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज कुछ 6-7 पॉइंट्स के डिफरेंस से हम लोग को पता चल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या। पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो आप लोग को पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता था। तो इसके अंदर जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसके अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर लिया जाता है, लीनियर लिया जाता है। और यही बात अगर इसकी करें लिमिट स्टेट मेथड की, तो उसके केस में नॉन लीनियर लिया जाता था, नॉन लीनियर लिया जाता था। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो हमारा आरसीसी डिजाइनिंग होती थी वो प्लास्टिक रीजन तक की जाती थी, प्लास्टिक रीजन तक डिजाइनिंग की जाती थी, प्लास्टिक डिजाइन। और जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड होता था उसके अंदर जो डिजाइनिंग होती थी वो होती थी इलास्टिक रीजन तक, इलास्टिक रीजन तक। तीसरी पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो हमारा हुक्स लॉ होता था वो फॉलो होता था, हुक्स लॉ वैलिड होता था। वही बात करें अगर लिमिट स्टेट मेथड की, तो उसमें हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं, इन तीन मेथड, इन तीन पॉइंट्स की, जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक ग्राफ के थ्रू। तीनों पॉइंट्स की बात की जाए तो ग्राफ के थ्रू समझाने जा रहा हूं। अच्छा, हुक्स लॉ जान लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है हुक्स लॉ? कहता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ हमारा कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब जितना स्ट्रेस आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, जितना आप स्ट्रेस घटाते जाएंगे उतना ही स्ट्रेन घटता जाएगा। स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है? स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपान में एरिया, फोर्स अपान में एरिया। यानी एक फोर्स पे, एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे कितना हमारा फोर्स अप्लाई हुआ, वो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन हमारा होता है, स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम में अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दिस इज द कॉल्ड स्ट्रेन एंड दिस इज द कॉल्ड स्ट्रेस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन। चलिए बेसिक बात थी। अब बात कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स की, जिसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। एक ग्राफ के थ्रू आपको समझना होगा इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। देखिए पहले पॉइंट की अगर बात की जाए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा ग्राफ के थ्रू होता क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आपका ग्राफ तैयार होता है। ये रहा आपका, इधर होता है स्ट्रेस और इधर होता है आपका स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो आपका ग्राफ बनता है वो क्या कह रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो हमारा ग्राफ वो लीनियर है। तो इट्स मीन दैट वैल्यू इज लीनियर, इट्स मीन दैट ग्राफ इज लीनियर। यानी ये पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। यील्ड पॉइंट मींस वह पॉइंट जहां तक हमारा एक वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू तक पहुंच के हमारा मटेरियल सेफ रहेगा, यानी यहां तक क्या होगा, मटेरियल हमारा फेल नहीं करेगा। अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद हमारा मटेरियल क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तो यहां पे हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस पे हमारा मटेरियल फेल कर जाए, वो पॉइंट आपका होता है अल्टीमेट पॉइंट। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मटेरियल के अंदर चांसेस आ जाते हैं कि ये फेल होने वाला है। यानी जैसे कि आप घर बनाते हैं, घर में क्या क्रैक्स पहले आते हैं, तो क्रैक्स वाला पॉइंट ही हमारा होता है यील्ड पॉइंट। और अल्टीमेट पॉइंट होता है हमारा कि इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल फेल कर जाएगा, यानी गिर जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर, और रीजन की बात कर लेते हैं। यानी यहां तक आपका जो रीजन आएगा, ये रीजन आपका रहेगा इलास्टिक रीजन, ये क्या रहेगा, इलास्टिक रीजन। और यहां से यहां तक जो रहेगा अल्टीमेट पॉइंट तक, ये आपका रहेगा प्लास्टिक रीजन, ये रहेगा आपका प्लास्टिक रीजन। यानी यील्ड पॉइंट के बाद रहेगा आपका प्लास्टिक रीजन और यील्ड पॉइंट से पहले का रीजन जो रहेगा वो रहेगा आपका इलास्टिक रीजन। अब देखिए बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है लीनियर होना चाहिए, तो आपका पूरा कर्व लिया जाएगा। लीनियर आपका दिख रहा पूरा कर्व, तो पूरे कर्व को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसमें तीसरा पॉइंट लिखा हुआ हुक्स लॉ इज वैलिड। इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितनी स्ट्रेस की वैल्यू होगी उतना ही आपका स्ट्रेन की वैल्यू होगा। इसलिए हुक्स लॉ को अगर कंसीडर कर रहा है तो इसीलिए हमारा क्या होगा,
पूरे ग्राफ को हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है प्लास्टिक डिजाइन करते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम डिजाइनिंग करते हैं। तो इधर वाला पॉइंट क्या था आपका, प्लास्टिक रीजन था ना, तो प्लास्टिक रीजन तक हम डिजाइन करते हैं। तो इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को इसके थ्रू आपको वैलिडेशन दिखा दिया हमने कि ये चीजें वैलिड हैं। अब यही अगर बात करें लिमिट स्टेट की, तो इसमें हमारा जो कर्व होता है ये कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है यहां भी सेम चीज होगा, सेम चीज होगा, यील्ड पॉइंट होगा, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट होगा, ये आपका यील्ड पॉइंट होगा, यहां तक आपका इलास्टिक रीजन रहेगा, यहां तक आपका प्लास्टिक रीजन रहेगा, सेम चीज ग्राफ आपका सेम होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन होगा। अब देखिए यहां बात करते हैं, यहां पे कह रहा है नॉन लीनियर होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे ग्राफ की ये बात नहीं कर रहा है, लीनियरली बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है नॉन लीनियर की। इसका मतलब अब दूसरी बात क्या कह रहा है, इलास्टिक रीजन होना चाहिए। इलास्टिक रीजन आपको कहां तक दिख रहा है, यील्ड पॉइंट दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि यील्ड पॉइंट तक रहना है या उससे अंदर रहना है। तो हम अगर नॉन लीनियर है, तो अगर हम यील्ड पॉइंट तक गए तो हमें लीनियर मिलेगा, तो हमें लीनियर नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ के जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसको हम नॉन लीनियर एज्यूम कर रहे हैं कि यानी ये कुछ पैराबोला होगा, यानी ये यील्ड पॉइंट से बहुत ही कम था, यानी यील्ड पॉइंट से पहले का रीजन है। तो यहाँ तक का रीजन अगर लिया जाएगा, पैराबोला लिया जाएगा, तो वो होगा क्या, इलास्टिक रीजन। तो सेकंड वाला वैलिड हुआ ना वैलिड। तीसरी बात करते हैं हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो हुक्स लॉ सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रेस जा रहा है उतना स्ट्रेन जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ तक गई, यहाँ तक आई, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी यहाँ तक आएगी। तो क्या इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहीं पे तो स्ट्रेस, अब इसका मतलब हुआ स्ट्रेस यहाँ तक आएगा तो स्ट्रेन इतना रहेगा। तो क्या टोटल वैल्यू ले रहा, नहीं ले रहा, इसलिए इसके अंदर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ये थे आपके 3 पॉइंट्स जिनके थ्रू आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस पता चला। दूसरी बात कर लेते हैं कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है। इन दोनों में बेस्ट की बात करें तो अपना लिमिट स्टेट मेथड ज्यादा सुटेबल होता है, इसलिए आज के जनरेशन में ये लिमिट स्टेट मेथड यूज होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो सेक्शन बनता है, सेक्शन इज हैवियर। कुछ 3 पॉइंट की और बात कर लेते हैं। ये थे 3 पॉइंट्स, अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं, चौथा और पांचवा पॉइंट। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी, मिस नहीं होने दूंगा मैं। अगली बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा, सेक्शन जो होगा हमारा, सेक्शन मींस एक सेक्शन क्या होगा, हैवियर होगा। मतलब जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, मान लीजिए आप ब्रिज बनाते हैं, तो आप जो पुराने ब्रिज देखे होंगे, ब्रिज आप देखिए जब जाएंगे जो बहुत पुराना बना होगा, अभी ना बना होकर के बहुत पुराना बना होगा, उसमें देखिएगा जो बीम्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, गटर वगैरह जो डाले गए हैं, वो देखिए बहुत हैवी सेक्शन होते हैं। मतलब पतला या छोटा नहीं बनाया जाएगा, उसको बहुत हैवी दिखाया जाता है। वही अगर बात कर ले लिमिट स्टेट की, तो लिमिट स्टेट के अंदर जो सेक्शन होगा वो लाइटर होगा, यानी बहुत ही ज्यादा हैवी सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगली बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो जो इसके अंदर अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है सेफ्टी फैक्टर की बात करें, इसके अंदर अप्लाई होता है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी। इसके अंदर क्या अप्लाई होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए इन दोनों को समझ लेते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें कहना क्या चाहता, इसमें क्या होता था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 2 पॉइंट समझिएगा, एस्टिमेटेड लोड, सेम बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरी बात करते हैं एस्टिमेटेड लोड। इन दोनों की बात कर लें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब हुआ कि टोटल मटेरियल हमारा क्या क्या लगा होगा, स्टील लगा होगा, दूसरा आपका कंक्रीट लगा होगा नहीं, स्टील और कंक्रीट, यानी टोटल मटेरियल पे हम सेफ्टी ऑफ फैक्टर अप्लाई करते थे। बात समझिएगा, यानी स्टील के ऊपर भी कंक्रीट के ऊपर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते थे, जितना मटेरियल लगा हुआ है उस टोटल के ऊपर हम क्या करते थे सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करते थे। हम एस्टिमेट लोड मतलब को लोड को हम एस्टिमेट नहीं करते थे कि स्टील के ऊपर कितना लोड आएगा, कंक्रीट के ऊपर कितना लोड आएगा, उसके बाद लोड को कैलकुलेट करके उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। हम डायरेक्टली क्या करते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे हम क्या करते थे, लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करते थे, यानी स्टील प्लस कंक्रीट के कॉम्बिनेशन पे हम क्या करते थे, सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करते थे। वही जब हमारा एडवांस हुआ, लिमिट स्टेट मेथड आया, तो उसमें उसने क्या किया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ना अप्लाई करके, टोटल पे ना अप्लाई करके, उसने क्या किया, एस्टिमेटेड लोड पे अप्लाई किया। मतलब स्टील के लिए उसने अलग कैलकुलेट किया कि इसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी अप्लाई होनी चाहिए और कंक्रीट के लिए कितनी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसने 2 वैल्यू दी, उसने 2 वैल्यू क्या दी, उसने कहा कि स्टील के लिए हमें, स्टील क्या करता है, टेंशन को बेयर कर लेता है, तो इसके ऊपर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम अप्लाई होनी चाहिए। तो इसने कहा कि स्टील के ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 अप्लाई होगा और कंक्रीट के ऊपर ज्यादा अप्लाई होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होगी 1.5। ठीक, और यहाँ पे क्या था, ये टोटल के ऊपर अप्लाई कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टील के ऊपर अलग कैलकुलेट किया और कंक्रीट के ऊपर अलग कैलकुलेट किया, तो पता चला कि कंक्रीट में क्या होता है, टेंशन बेयर करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस पे ज्यादा अप्लाई हुआ। स्टील के अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, इसलिए उसके अंदर टेंशन को बेयर करने की क्षमता होती है, इसलिए वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी अप्लाई हुई, 1.15। ये था इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। एक या दो पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स की बात कर लें, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
6 पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने आपको कल बताया था मॉडल रेशियो के बारे में, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था मॉडल रेशियो के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता था 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी। अच्छा, इसके अंदर सिग्मा सीबीसी क्या है, सीबीसी क्या है? ये होता है परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। ये था सिग्मा की बात। ये क्या लिखा हुआ, सी का मतलब हो गया कंक्रीट, बी का मतलब हो गया बेंडिंग, सी का मतलब हो गया कंप्रेशन। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन में बेंडिंग की वजह से जो कंक्रीट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस आता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सिग्मा सी बी सी। अब इस फार्मूले के थ्रू मॉडल रेशियो निकालते हैं, जो कि इसके अंदर वर्किंग स्टेट मेथड में निकाला जाता था, लेकिन लिमिट स्टेट में नहीं निकाला जाता। लिमिट स्टेट में क्या होता है, लिमिट स्टेट में आपका होता है अलाउएबल परमिसिबल स्ट्रेस, अलाउ कर दिया था परमिसिबल स्ट्रेस तक, जितना स्ट्रेस आए उसको टोटल एक्सेप्टेबल था, वो टोटल एक्सेप्टेबल था, अलाउएबल टोटल परमिसिबल स्ट्रेस। इसके अंदर क्या था, मॉडुलर रेशियो के थ्रू इसको हम लोग डिजाइन करते थे। अब सिग्मा सीबीसी की हर वैल्यू अलग अलग होती है। सिग्मा सीबीसी की ग्रेड पे डिपेंड करता है, मान लीजिए M20 है या M25 है या M30 है, ठीक, इस पर डिपेंड करता है। तो इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है। निकालने का तरीका सिंपल ही होता है, आप क्या करिए, जो 20 वैल्यू दी हुई है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स 6.55, यानी वो वैल्यू अप्रॉक्स 7 के आसपास आएगी। 25 को 3 से डिवाइड करिए, अप्रॉक्स आएगा 8.5। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 10। तो ये सब सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी बेंडिंग में। बेंडिंग के अंदर सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब जो ग्रेड दिया होगा उसकी वैल्यू उठा के सिग्मा सीबीसी की, यहाँ मान लीजिए M20 दिया तो उसको 3 से डिवाइड करिएगा, 7 आया, 7 की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, वहां से मॉडुलर रेशियो निकल आएगा। और इसमें क्या होगा, टोटल परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कि इन दोनों डिफरेंस में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और कैसे हमारा लिमिट स्टेट मेथड है। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि हाँ वीडियो सर अच्छा है, और कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे वो आप बता दीजिए। जो टॉपिक आपको टफ लग रहा हो या आप समझने में दिक्कत आ रही है वो हम बताइए, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू।